जहाँ तक रीज़न्स की बात रही कि रशिया के अटैक के पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, तो पहला तो हम कह सकते हैं डबल डायलेमा। रशिया को डबल डायलेमा है। एक डायलेमा उसका ये है कि वो हमेशा से सिक्योरिटी कॉन्शियस रहा है वेस्टर्न यूरोप से, क्योंकि हमेशा उसके ऊपर हिस्टोरिकली जो अटैक्स हुए हैं वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ से ही हुए हैं। आप ये 100-200 साल की बात कर लें तो नेपोलियन ने, जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं, उसमें अटैक किया रशिया के ऊपर। फिर हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में अटैक किया रशिया के ऊपर। दोनों सेंट्रल यूरोप या वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज रही हैं। और मैं आपको ये याद दिलाता जाऊं कि रशिया ने कहा था वर्ल्ड वॉर में कि अगर पोलैंड के ऊपर हमला किया गया और पोलैंड को क्रॉस किया गया तो ये रेड लाइन होगी। तो एक बहुत बड़ा डायलेमा है। इसलिए रशिया जो है अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो अपने इमीडिएट नेबर हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको बफर जोन्स बनाना चाहता था हमेशा से ही वेस्ट यूरोप और अपने दरमियान में। और इस सिलसिले में हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में रशिया ने आगे बढ़ते हुए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के गिर्द आयरन वॉल बना ली, अपना इन्फ्लुएंस बना लिया और उनको यूएसएसआर में शामिल कर लिया और इवन ईस्ट जर्मनी तक वो आ गया। अब जॉर्ज कैनन उस वक़्त अपने एक एक्स आर्टिकल में लिखते हैं कि रशिया ऐसा ज़रूर करेगा क्योंकि रशिया सिक्योरिटी कॉन्शियस है, और अगर रशिया की ये बढ़ती हुई ताकत को हम रोकना चाहते हैं तो हमें वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को मिला के एक डिफेंस फोर्स बनानी चाहिए ताकि हम कंटेन कर सकें रशिया को, इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। और इसी में फिर 1949 में नाटो बनाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाटो बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई थी। अब 1989 से लेकर 1991 तक जब रशिया की डिसइंटीग्रेशन हो रही थी तो उसके हाथ से सारे यूरोपियन, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यूएसएसआर के, वो निकल गए और यूएसएसआर टूट गया। तो बाकी अब रशियन फेडरेशन रह गई। तो उसमें अमेरिका ने, जब बर्लिन वॉल टूट रही थी, तो रशिया को वर्बली ये यकीन दिलाया था कि हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में नाटो की एक्सपेंशन नहीं करेंगे। नाटो जो कि वार्सा पैक्ट का एक दुश्मन था, वार्सा पैक्ट जो कि यूएसएसआर की सारी जो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हैं उनका एक ब्लॉक था। लेकिन इस वादे के ऊपर अमेरिका ने कभी भी अमल नहीं किया। नाटो ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और एक्सपेंड करते करते इमीडिएट नेबरहुड में रशिया के आने लगा। अब रशिया दूर दूर ज़रूर ये कह रहा था, क्योंकि रशिया वीक हो गया 1991 के बाद, एंड रशियन से वो वार्निंग द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल एज अमेरिका कि भाई आप यहाँ मेरे पास मत आओ, मेरे इमीडिएट नेबर में मत आओ, ये मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मेरी कंट्री का हिस्सा रहे हैं। और उनके इमीडिएट नेबरहुड में आपको पता है यूक्रेन है जो कि रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। उसके साथ बेलारूस है जिसमें ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। उसके ऊपर फिर बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये उनके इमीडिएट नेबरहुड में आते हैं। हालांकि इनके भी परे जो पोलैंड है वो भी रशिया चाहता है कि उसमें उसका इन्फ्लुएंस रहे, लेकिन कम से कम ये इमीडिएट नेबरहुड के अंदर वो नाटो को एक्सपेंड करते हुए नहीं देखना चाहता है। बहरहाल ये एक डायलेमा है उसका जो सिक्योरिटी कॉन्शियस है वो यूरोप से, और दूसरा डायलेमा उसका है वार्म वाटर्स, क्योंकि रशिया के पास कोई ऐसे वाटर या ऐसे सीज नहीं है जहाँ से वो ट्रेड कर सके। ज़्यादातर तो फ्रोज़न सीज हैं। सिर्फ 2 सीज ऐसे हैं, एक बाल्टिक सी है जिसके साथ बाल्टिक स्टेट्स हैं जैसे लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और दूसरा सी है वो है ब्लैक सी, और ज़्यादातर उसकी ट्रेड ब्लैक सी से होती है। और ब्लैक सी में ही ज़्यादा यूक्रेन की ज़्यादातर टेरिटरी मौजूद है, और वहीं पे ही क्राइमिया का वो पेनिनसुला है जिसके ऊपर रशिया हाइपर सेंसिटिव है। तो अगर यूक्रेन नाटो के एक्सपेंशन का हिस्सा बन जाता है, नाटो का मेंबर बन जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूक्रेन भी रशिया के हाथ से चला जाएगा और ब्लैक सी तो जाएगा ही जाएगा। एंड रशिया हैज़ टू बी डिपेंडेंट अपॉन दी वेस्टर्न पावर्स फॉर द पैसेज थ्रू ब्लैक सी। तो एक तो डायलेमा, तो 2 डायलेमास हो गए रशिया के। रशिया का एक डायलेमा तो ये है कि वो सिक्योरिटी कॉन्शियस रहा है, पैरानॉइड रहा है, हमेशा
से वेस्टर्न यूरोप को लेकर, और वो अपना बफर जोन चाहता है अपने इमीडिएट नेबरहुड में जो कि ईस्टर्न यूरोप में बनता है। और नो डाउट ये जो स्टेट्स हैं जो इसके इमीडिएट इन्फ्लुएंस में बनती हैं ये रशियन स्टेट्स थी किसी ज़माने के अंदर। और दूसरा उसका है वार्म वाटर्स, और वार्म वाटर्स उसके हाथ से निकल जाएंगे अगर बाल्टिक स्टेट्स भी उसके हाथ से निकल जाएंगे, जैसे कि बाल्टिक स्टेट पे नेटो ने एक्सपेंड कर लिया हुआ है, इसी तरीके से अब वो यूक्रेन में आना चाहती हैं। तो ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न जो बनती है वो है नेटो की एक्सपेंशन, जैसे कि मैंने इसी में आपको बता दिया नेटो एक्सपेंड कर रहा था। इवन बाल्टिक स्टेट्स में जो कि रशिया के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पर उन्होंने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया, और ये एक्सक्यूज़ दिया जबकि पुतिन ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप मेरी बिल्कुल टेरिटरी के पास हो, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, आप क्यों ये जो डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इसका सिस्टम लगा रहे हैं आप। तो एक्सक्यूज़ उसको क्या दिया गया कि हमें ईरान से ख़तरा है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स यूरोप की तरफ से आएंगे तो हम बाल्टिक स्टेट्स उनको जवाब देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ ईरान और कहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स। तो वहाँ आ चुके थे, जॉर्जिया को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की थी जो कि रशिया की इवन टेरिटरी के अंदर मौजूद है। जब 2000 के मिड में 2004-05 में परहैप्स फिर यूएसएसआर ने हमला करके तो जॉर्जिया को भी अपना हिस्सा बना लिया था उस वक्त, और इस वक्त यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक किया है क्योंकि उस वहाँ के प्रेसिडेंट जो कि प्रो यूरोपियन है वो नेटो का हिस्सा बनने के लिए जा रहे थे। तो दो रीजंस होगी, एक है डबल डायलेमा फेसिंग रशिया, और दूसरी रीज़न क्या हो गई, नेटो की एक्सपेंशन हो गई। तीसरी रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि 1991 में जब रशिया की ब्रेकअप का अमल ख़त्म हुआ, 2-3 साल वो रहा, तो उसके बाद रशिया बहुत वीक हो गया, एंड अमेरिका गॉट बिजी इन रीशेपिंग द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ वॉर एंड टेरर। वो इस्लाम की तरफ लग गया, आइडियोलॉजिकल वॉर उसने छेड़ ली, कभी मिडल ईस्ट के अंदर उसने इंटरवेंशन शुरू कर दी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में उसका फोकस बढ़ गया। जब वो इस सारे मामले में मसरूफ था तो इन द बैकयार्ड चाइना एंड रशिया बोथ ऑफ देम रोज। चाइना एक ग्लोबल प्लेयर बन गया और रशिया यूरोप के अंदर दोबारा से रिसर्च कर गया। ये जो उसकी बढ़ती हुई ताकत है इस रीजन के अंदर, अब उसने इसको शो करना था। और एक और भी हम रीज़न इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिका की डिक्लाइनिंग पावर। अमेरिका वो पावर नहीं रहा जो कि 1991 में जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी तो उस वक़्त वो बना था। वो बहुत बड़ी पावर उस वक़्त होती थी, ऐसे जैसे कि पूरी दुनिया जो है उसके इन्फ्लुएंस में है, उसकी फॉरेन पॉलिसी का स्कोप सारी दुनिया थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशंस में जो एक्टिविज़म थी वो जहाँ मर्जी वार कर सकता था। लेकिन अभी हमने देखा है कि उसकी एक्टिविज़म भी अफ़गानिस्तान के विड्रॉल के बाद ख़ास तौर पर एक्टिविज़म भी कम हो गई है, स्कोप भी कम हो गया है। वो दूर दूर से धमकियाँ तो ज़रूर दे रहे हैं कि भाई देखो ये ना करो, वो ना करो और फलान ना करो, लेकिन वो पास नहीं जा रहे, अपने एलाई को बचाने के लिए उसके करीब तरने भी नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की पावर भी इस वक्त डिक्लाइन में, इसमें इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अमेरिका एक वीक पावर हो गया। इस वक्त भी पूरी दुनिया में अमेरिका ही एक सबसे बड़ी पावर है, लेकिन वो पावर जो 9/11 के वक्त था 2001 में, वो पावर अब नहीं रही, काफ़ी डिक्लाइन हो गई इकोनॉमिकली भी और अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हवाले से भी। और बहुत सारे पावर सेंटर्स इस वक्त बन रहे हैं, और रशिया और चाइना जो है इसका अलायंस ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। ये बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अब इफेक्ट्स की या कॉन्सिक्वेंसेस, फॉल आउट और रेपरकशंस, व्हाट एवर यू कॉल इट, इसकी बात करें तो यूक्रेन की अटैक के बाद अब सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। पावर डायनामिक्स चेंज होगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जारी है। यूनिपोलैरिटी से दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ पहले तो जा रही थी, सारे कह रहे थे कि अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जो है सफ़र तय कर रही है और बहुत सारे पावर सेंटर्स बनेंगे। लेकिन इस वॉर के बाद ये बात तो पता चल गई कि मल्टीपोलैरिटी नाउ
इज़ द मैटर ऑफ जस्ट टाइम एंड नॉट चॉइस। जैसे चाइना है, अमेरिका है, ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, ये इमर्ज करेंगी एंड अमेरिका विल बी वन ऑफ द पावर्स, मगर अमेरिका विल नॉट बी द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। दैट इज़ ए मैटर ऑफ 10 to 15 ईयर्स। इस वक्त जो एक पावर अमेरिका के पास रह गई है और उसका कोई तोड़ अभी तक किसी भी दूसरी पावर के पास नहीं है, वो है सॉफ्ट पावर, वो है पावर ऑफ इंटेलेक्ट। और उसकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका जो होल्ड है, और दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर, डाटा पावर के ऊपर, क्योंकि डाटा नाउ हैज़ बिकम द मेन फोकस ऑफ जियोपॉलिटिकल गेम। जिसके पास डाटा होगा वो दुनिया की पावर होगी। तो इस वक्त डाटा जो है वो अमेरिका के पास है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है रशिया के खिलाफ, और जिससे जैसे एलिनेट किया जा रहा है और एक परसेप्शन और नैरेटिव जनरेट किया जा रहा है कि रशिया जो है इवल पावर है, ऐसी ही किस्म की कोई परसेप्शन उस वक्त नहीं आई थी जब इराक पे हमला हुआ था। इवन इराक पे भी जब अमेरिका ने हमला किया था तो वो भी रूल्स के ख़िलाफ़ था, यूएनओ को साइडलाइन करके था। ऐसे ही अब रशिया ने भी यूएनओ को साइडलाइन किया, उसके चार्टर का ख्याल नहीं रखा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को पामाल किया, उनकी सैंक्टिटी को या उनकी अथॉरिटी को। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया वैसी नहीं रहेगी। अमेरिका के पास कुछ पावर एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अब अमेरिका का डिक्लाइन और तेज़ी से होगा। अमेरिका हो सकता है कि फोकस करे यूरोप के ऊपर। यूरोप का फोकस वो बिल्कुल छोड़ चुका था आफ्टर कोल्ड वॉर, और उसका फोकस सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट था। अब सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट से उसका फोकस एशिया पैसिफिक है, जिसमें वो क्वाड को तैयार कर रहा है, और वहाँ पे चाइना के ख़िलाफ़ एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के तहत उसकी बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक में उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि उस फोकस से अब वो अपना फोकस डाइवर्ट करे यूरोप की तरफ से, और कुछ रिलीफ चाइना को मिल जाए एशिया पैसिफिक के अंदर। अगर ऐसा होता है, क्योंकि अब अमेरिका इतनी बड़ी पावर नहीं है कि दोनों जगहों के ऊपर फोकस इक्वली रख सके, तो एक तो रेपरकशन ये होगा, पावर डायनामिक्स चेंज होगी। दो सूरत हाल है, अगर तो रशिया इसमें नाकाम रहता है इसको ऑक्यूपाई करने में या अपनी कंडीशंस को मनवाने में, यूक्रेन के ऊपर अपनी प्रो गवर्नमेंट को वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाने में, तो फिर तो दूसरी बात है जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है। लेकिन अगर रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस हासिल करने में यूक्रेन में कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स होंगी, और उसके बाद फिर बेलारूस तो पहले ही उसके साथ है। तो रशिया यहाँ पे शायद अपने इन्फ्लुएंस को कंटेन ना कर सके। और जहाँ तक डेटा की पावर की बात है या सोशल मीडिया की बात है, तो रशिया और चाइना भी एक बहुत सफ़र तय कर चुके हैं इसमें। हमने देखा कि रशिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस में इंटरवीन किया यूरोप के, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए थे तो उस इलेक्शन में भी इंटरवीन किया था, जिससे ये कहा जा रहा था कि रशिया और चाइना ये बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेपरकशंस में अब यही है कि मल्टीपोलरिटी की तरफ दुनिया तेज़ी के साथ आगे चलेगी। फोकस, अमेरिकन फोकस और वर्ल्ड फोकस जो है यूरोप भी बनेगा। यूरोप में अपनी पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी। एशिया पैसिफिक से क्या होगा, उससे ध्यान बटेगा। ये दोनों तरफ इक्वली फोकस करेगा, ये हमने देखना है, क्योंकि अमेरिका वो ताकत नहीं रही है जो कि वो 9/11 के वक्त या 2001 में थी, जब दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। ऑलमोस्ट 30% से भी ज़्यादा जो जीडीपी है दुनिया का वो प्रोड्यूस करते थे अमेरिका, और अब ये कम होकर 17 to 18% रह गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका इकोनॉमिकली काफ़ी डिक्लाइन कर चुका हुआ है। ये अमेरिकन एनालिस्ट खुद भी मानते हैं। एक रिएक्शन रशिया को, जैसे कि मिडल ईस्ट में बहुत पजीराई मिल रही है और इस्लामिक दुनिया में बड़ी पजीराई मिल रही है, क्योंकि रशिया को समझा जाता है कि दे आर लीडिंग और दे आर रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शनरी फोर्सेस अगेंस्ट अमेरिकन लेड ग्लोबलिज्म। जो अमेरिकन लेड ग्लोबलिज्म था वो हाइपर कैपिटलिज्म के ऊपर मुश्तमिल है, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के ऊपर, और इसको न्यू कॉलोनियल पॉलिसीज़ भी कहा जाता है। रशिया के अंदर जीन्स मौजूद हैं एंटी कैपिटलिस्टिक,
हमने देखा मार्क्सिस्ट पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करने में और रेवोल्यूशन लाने में रशियन लोग सबसे आगे रहे। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की जहाँ तक हम बात करें तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अभी तक प्रैग्मेटिक है, न्यूट्रल है। अपनी वो पॉलिसी जो पाकिस्तान ने 1-2 साल पहले डिवाइस की थी कि रीबैलेंसिंग करेंगे अपने रिलेशनशिप में बिटवीन डिफरेंट पावर्स, उसके ऊपर पाकिस्तान कायम है। और ये बिल्कुल सही स्टैंस है कि पाकिस्तान यूक्रेन की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देता है और उसकी सॉवरेनिटी को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान ये ज़ोर देता है कि इस मसले को पीसफुल रेजोल्यूशन के ज़रिए से हल होना चाहिए और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी का अमल भी जारी रखना चाहिए। ये तो है पाकिस्तान का स्टैंस। और इसमें जो ईयू की कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला है, ईयू की सारे एम्बेसडर्स ने मिलके पाकिस्तान को डिमाश दिया है कि वो रशिया के ऊपर एक स्टांस ले। ऐसा डिमाश उन्होंने इंडिया को नहीं दिया है, जबकि इंडिया भी उसने एब्सटेंशन का वोट इस्तेमाल किया सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान भी इस तरीके से न्यूट्रल है, दोनों के साथ है। पाकिस्तान को रशिया की ज़रूरत है सीपैक में, पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है सीपैक में, और अपने कॉरिडोर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी पोटेंसी उस वक्त ही कामयाब हो सकती है जब ये दोनों पावर जो नेबरिंग पावर्स हैं पाकिस्तान से ट्रेड करती हैं। और पाकिस्तान को अमेरिका की भी ज़रूरत है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की पावर है, हम उसके साथ एलिनेट नहीं कर सकते हैं, उससे किसी किस्म का पंगा नहीं ले सकते हैं। तो प्रैग्मेटिक पॉलिसी यही है कि हम न्यूट्रल और एक बैलेंस्ड किस्म की पॉलिसी अपनाएं, जो कि पाकिस्तान ने अभी तक अपनाई हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से भी एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाई थी यमन वॉर में और उसके बाद भी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें लगे कि कोई अनरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच है।